हम तुम्हारे साथ हैं। यार क्या आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख 26 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल ने अमेरिका को फोन घुमा दिया और फोन करके पूछा कि एक बात बताइए पापा, अटैक कब करना है। और अमेरिका ने इसको लेके जवाब दिया और क्या कुछ कहा, अटैक का क्या पूरा प्लान है, सच में अटैक होगा या फिर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका के साथ इस समय कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि इराक ईरान के साथ आ सकता है, लेकिन इराक की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया, उस बयान को सुनने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई साहब, ये मार खाते हैं तो वो नहीं बोलता, वो मार खाते हैं तो ये नहीं बोलता। यानी ये खबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों की मज़ार पे कट्टर हिंदूवादी संगठन पहुंच के किस हिसाब से तोड़फोड़ कर रहे हैं और किस हिसाब से जो सरकार है वो खामोशी के साथ तमाशा देख रही है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। और एक ऐसा कानून आया है जिस कानून पे इस देश का मुसलमान खुश हो रहा। इस देश के मुसलमान को लग रहा, अरे ये तो हिंदुओं का मामला है, आज आपकी भी आंखें खोलूंगा और इस कानून को फिर से एक बार समझाऊंगा। 2 बार समझा चुका हूं, एक बार और समझाऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा कि ईरान पे हमला करने के लिए रिपोर्ट ये है, और रिपोर्ट किसी ऐसे चैनल की नहीं है, यह इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट है, जो अपने आप में बड़ा माना जाना चैनल है। उसकी ये रिपोर्ट है कि इजराइल ने फोन किया डोनाल्ड ट्रंप के पास और पूछा कि एक बात बताइए, हमला कब करना है। अब ये सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान निकल के ये सामने आया है कि अभी भी हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है। यानी हमला इतना इंटेंस करना है कि ईरान पलटवार न करने पाए। चूंकि इजराइल की यह शर्त थी कि आप हमला तभी करेंगे जब ईरान में पूरी तरीके से सुप्रीम लीडर की जो सरकार है वो चली जाए, सुप्रीम लीडर मारे जाए। और साथ ही इनको ये पता था कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। तो एक बार तो हिम्मत करके इजराइल ने यह बात बोली थी कि चलो हम 700 मिसाइल अपने ऊपर सह लेंगे। लेकिन इजराइल ने फिर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि ऐसा हमला किया जाए कि दोबारा मौका ही ना पाए। यानी जितने इनके मिसाइल लॉन्चर है उन पे हमला किया जाए, साथ ही जो इनकी फैसिलिटीज़ है जहां ये मिसाइलें रखते हैं वहां हमला किया जाए। इससे क्या होगा कि ईरान पलटवार करने का मौका नहीं पाएगा। और हम चारों तरफ से घेर के जब ईरान को मारेंगे तो उस हाल में ईरान एकदम पस्त हो जाएगा और हम सरकार पलट देंगे। अब ये चीज़ जब डोनाल्ड ट्रंप से बोली गई तब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने का प्लान थोड़ा सा डिले कर दिया। एक बार ये भी दिखाया कि हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, हमला नहीं करेंगे, लेकिन धीरे से अपना अब्राहम लिंकन भेज दिया था। ये तमाम खबरें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक बार फिर से आपको याद आ जाए, इस वजह से एक रिवीजन करवा रहा हूं। तो जब अब्राहम लिंकन भेज दिया गया और अब अब्राहम लिंकन धीरे धीरे ईरान की टेरिटरी में पहुंच चुका है, इसी बीच बड़ी अपडेट आती है कि यूके ने पहले तो अपने 1-2 आंडू पांडू फाइटर जेट वहां पे डिप्लॉय किया जॉर्डन के अंदर। लेकिन अब सुनिए, 4 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि यूके ने अपने 4 टाइफून फाइटर जेट को डिप्लॉय कर दिया। 4 टाइफून, और टाइफून बहुत ही एडवांस लेवल का फाइटर जेट माना जाता है, और यूके ने उसको भी मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय किया है। और रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि अभी हमारी तैयारियां उतनी मुकम्मल तरीके से नहीं हुई हैं, इस वजह से 2-4-6 दिन का वक्त अभी और चाहिए। इधर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमला 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर हमला नहीं होगा। यानी अलर्ट मोड पे ईरान एकदम से है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यहां तक कह दिया कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे ही है, तुम हमला करके देख लो, हम तुमको तुम्हारी हैसियत बता देंगे। लेकिन मेन खबर यह है कि इजराइल को रहा नहीं जा रहा है। इजराइल बार बार अमेरिका से पूछ रहा है कि हमला कब होगा, कब हमारा मकसद कामयाब होगा। और अमेरिका थोड़ा थोड़ा करके डिले कर रहा है। और डिले करने की 2 बड़ी वजह है। पहला, जो अभी मैंने आपको समझाया कि किस हिसाब से अगर हमला होगा तो बदले में जब वो पलटवार करेगा तो अमेरिका के जो एयरबेसेस हैं वहाँ पे नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान खुद ही गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा था, लेकिन अब
सेम कंडीशन अमेरिका के अंदर भी हो गई है। अमेरिका में जो आईसीई बनी थी, जिसको ये डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार दिया था कि कोई भी शख्स जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहा हो उसको तुम निकाल के फेंक दो, लेकिन ये आईसीई इस हिसाब से आतंकवादी संगठन बन गई कि किसी को भी गोली मार दे रही। और इस बात पे अमेरिका के अंदर इतना इंटेंस प्रोटेस्ट हो रहा है कि रिपोर्ट ये भी है कि जो मिनेपोलिस शहर है वहाँ पे अब ट्रंप की सरकार का क्रैकडाउन हो गया, यानी एक तरह से सरकार के नीचे से कुर्सी निकल चुकी है। इस लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक तरफ तो अपने यहाँ की स्थिति खराब है, दूसरी तरफ ईरान मुस्तैदी के साथ तैनात है, तीसरी तरफ इजराइल डंडा कर रहा है कि हमला करना है। तो ट्रंप बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो यूके के 4 टाइफून हो, चाहे अमेरिका का बार बार ये कहना कि अभी हमारे कुछ और हथियार पहुंच जाए, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इनका प्लान यही है कि हमला इतना इंटेंस करना है कि ईरान पलटवार करने का मौका ना पाए। मतलब अगर किसी शेर से लड़ना है तो ये प्रयास आपका होना चाहिए कि शेर पंजा ना मार पाए, तब तो आप शेर से जीत जाएंगे। और अगर शेर पंजा मार ले गया तो फिर तो मामला बराबरी का होगा या फिर आप डाउन पड़ जाएंगे। और सेम चीज अमेरिका को पता है, दैट्स व्हाई वो डिले कर रहा है। लेकिन डिले का मतलब कैंसिल नहीं होता, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर जब ईरान पे ये लोग हमला नहीं कर पाए तो आज लेबनान को दहलाने के लिए इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट आपके सामने, विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से एयर स्ट्राइक हुई है। और ताज़ा जो हालात अभी तक निकल के सामने आए हैं कि इस हमले में 2 सिविलियन की मौत हुई है और 2 बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। अलग अलग डेटा है, कोई कह रहा केवल 2 इंजर्ड है, कोई कह रहा केवल 2 की मौत हुई है। लेकिन अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाले तो जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें कम से कम 2-4 लोगों की मौत हुई होगी, क्योंकि कोई हवा में बम नहीं छोड़ता दोस्तों। यानी अब जब ये किसी से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये लेबनान पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा नहीं और लेबनान की जो हुकूमत है उसके अंदर ये ताकत ही नहीं है कोई इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बातचीत कर सके। खैर, इसी बीच बगदाद यानी इराक से बड़ा बयान निकल के सामने आया। दरअसल ये रिपोर्ट निकल के आई थी कुछ दिन पहले कि ईरान के अंदर इराक के मिलिशिया ग्रुप पहुंच चुके हैं और बाकायदा वो ईरान की मदद कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर है उनसे निपटने के लिए। लेकिन अब बगदाद ने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। बगदाद ने साफ तौर पे ये बात बोली कि भाई हमारा क्या उद्देश्य होगा या फिर हमें क्या फ़ायदा होगा ईरान के अंदर कुछ भेजने का। अब इस चीज़ को 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि काम भी कर लेना है, क्रेडिट भी नहीं लेना है। यानी कि बगदाद में लोग गए, बगदाद से ईरान के अंदर अपना काम किया, जो प्रोटेस्टर है उनको निपटाया और निपटने के बाद वापस आ गए। और जब इल्ज़ाम लगा तो बगदाद ने कह दिया कि भाई साहब हमने नहीं किया, हमें क्या लेना देना। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सच में कुछ ना किया हो, ये ईरान के साथ ना खड़े हों और यूं ही हवा में जब खबरें चली तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि साहब ये ईरान का मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। तो दोनों ही सूरत हाल में कहीं ना कहीं ये समझना तो कन्फर्म हो जाता है कि इराक भी अमेरिका से डरता है। चूंकि अगर ये डरता नहीं तो खुल के सामने आके कहता कि हाँ हम साथ खड़े हैं और हमने अपने मिलिशिया ग्रुप को भेजा। लेकिन इराक का इतना कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बताता है कि इराक अमेरिका और इजराइल से डरता है। खैर, इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और ये बड़ी अपडेट ताजुब की बात यह है कि जो जिसका सगा होता है वो बाद में अपना असली रंग उसके लिए दिखा देता है। ध्यान दीजिएगा, बीबीसी को हम लोग बड़ा अच्छा मानते थे, जेरूसलम पोस्ट को भी हम लोग ठीक ठाक मानते थे, ठीक ठाक खबरें आती थी। लेकिन अब उसी बीबीसी और उसी जेरूसलम पोस्ट में ये खबर छपी है कि भाई साहब ईरान के अंदर 48 घंटे में, ईरान में केवल 48 घंटे के अंदर 30,800 कुछ लोगों को मार दिया गया। यानी रिपोर्ट ये भी कह रही कि इतना ज्यादा नरसंहार तो कभी हुआ ही नहीं था जितना ईरान में हो गया। अब पहले इन्होंने कहा 5,000, फिर इन्होंने कहा 10,000। भाई साहब प्रोटेस्ट डाउन है, उसके बावजूद भी इन्होंने बढ़ा के कह दिया 30,000। वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ की मीडिया वहां पे नहीं तो वो तो 50,000, 1 लाख, 30 लाख कह देते, या फिर ये भी बता देते कि अब तो जो तेहरान है उस पर कब्जा हो गया। तो ये नैरेटिव सेट करने वाले जो लोग थे आज अपना नैरेटिव कैसे सेट कर रहे ईरान के अंदर, ये भी समझने की जरूरत है। 30,000 का आंकड़ा बता के लोगों को कैसे भड़काया जा रहा। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है, लेकिन भारत में क्या चल रहा वो भी आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। मैंने 2 वीडियो बनाया और दोनों वीडियो में मैंने आपको यूजीसी के बारे में बताया। 2 वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया
कि यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है वो क्या है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई साहब बेचारे बड़े अच्छे से समझा रहे थे, अभी उनका वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके नीचे किसी मुसलमान ने कमेंट किया, और कमेंट थोड़ा सा पढ़िएगा। कमेंट में ये लिखा गया है कि जब हमारे ऊपर कानून बना था, ध्यान दीजिएगा और बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, ये मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर कानून बना था तब तुम खुश थे, अब तुम्हारे ऊपर बन रहा है तो काहे छाती फट रही है। और भी कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट में। लेकिन ये बात ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो यूजीसी आया है इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। जनरल कैटेगरी कोई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। मतलब आप सुनिए ऐसा कि यूजीसी एक ऐसा कानून है जिसमें कोई भी दलित बच्चा, कोई भी ओबीसी समाज का बच्चा, कोई भी एसटी समाज का बच्चा अचानक से कह दे कि ये जो फला खान है, ये फला खान मेरे जाति को देख के मेरे साथ भेदभाव कर रहा था, बस इस बच्चे के ऊपर जांच पड़ताल बैठ जाएगी। और जब तक ये क्लीन चिट पाएगा इसके 2-3 सेमेस्टर निकल जाएंगे। और जब ये बात अगर प्रूफ हो जाती है कि इस बच्चे को गलत फंसाया गया, तो ये खान का बच्चा, ये ठाकुर का बच्चा, ये ब्राह्मण का बच्चा पलट के कुछ नहीं कर सकता। यही है यूजीसी। और इसको लेके इस आदमी ने कितना सही समझाया, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें आप। यार क्या आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, डजंट मैटर। क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक रूल ला रही है जिसे कहते हैं इक्विटी रूल्स। इसके मुताबिक आप किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के बच्चे अगर जनरल कैटेगरी चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, इनका अगर मजाक उड़ाएं, चाहे रंग के आधार पे, आपकी भाषा के आधार पे, आपके एटीट्यूड के आधार पे, किसी भी आधार पे आपको पंडित पंडित कह के चढ़ाएं, आपकी चुटिया का मजाक उड़ाएं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके 2 रेड फ्लैग हैं। पहला है कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिटली जब सामने सामने आपने किसी के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक्सप्लिसिट हुआ। इम्प्लिसिट हुआ आपके व्यवहार से अगर सामने वाले को ऐसा प्रतीत हो रहा है, फील हो रहा है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब बताइए, इस बात का कोई सर पैर है? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि आखिर यूजीसी कानून कितना खतरनाक है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। ये ऐसा ही कानून है कि कोई आदमी कहे कि फलाने ने मेरे घर में चोरी की, उस आदमी को पुलिस खूब पीटे, बाद में पता चले कि इस आदमी ने झूठा आरोप लगाया था और इस आदमी को फिर भी शाबाशी मिले कि चलो तुमने हिम्मत तो की, तुमने चोरी के खिलाफ आवाज तो उठाई। सेम चीज दोस्तों यूजीसी है। और यहां पे अगर आप हिंदू और मुसलमान में बटेंगे तो नुकसान आपके बच्चे का होगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। इस बात को आप समझ जाइएगा। खैर, इधर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, इधर इनके जो चाहने वाले, इनके जो चाटने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझिए। एक वीडियो उत्तराखंड के मसूरी से निकल के सामने आया जहां पे एक बुल्ले शाह की मजार थी। अचानक से कुछ कट्टर लोग घुसते हैं और उस मजार में तोड़फोड़ करते हैं और शासन प्रशासन खामोश खड़ा रहा। एक बार तोड़फोड़ का वीडियो देखें। चलो बड़ा तगड़ा निर्माण कर, बहुत तगड़ा। ऐसी छोटी मोटी मीनार होगी। ठीक है, इसमें आग लगा दे, इसमें आग लगा दे। पहले तोड़ लो, फिर आग लास्ट में लगाना है। अरे से फाड़ना। अरे वाह, हटाइए। मकसद पूरा करके इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से तोड़फोड़ हो रही है और किस हिसाब से जो मजार है उसको अवैध करार दे दिया गया।
ये जो सरकार है और इसके जो लोग हैं ये केवल तोड़फोड़ करना चाहते हैं। अगर बनाने की बात आए तब इनके जुबान में दही जम जाता है। आज आपको उड़ीसा की एक घटना बताऊंगा, और ये भारत जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो पूरी दुनिया की 4थी महसी ताकत है, जिसके पास 114 राफेल है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट करने में है, जिसकी जीडीपी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है ना। अब उसकी हकीकत आप सुनिए कि उड़ीसा में एक जगह लगता है सावेलपुर, वहाँ से एक आदमी अपनी बीबी को ठेले पे लाद के, रिक्शे पे लाद के 300 किलोमीटर एक हफ्ते के अंदर चलता है और उसके बाद हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, क्योंकि 300 किलोमीटर तक ना उसको एम्बुलेंस नसीब हुई और ना ही कोई ठीक ठाक अस्पताल। स्क्रीन पे आपके न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि ये बेचारा 300 किलोमीटर तक अपनी पत्नी को रिक्शे पे बैठा के खींचता हुआ आया है। सलाम है ऐसे आदमी को जिसने अपनी पत्नी के लिए इतना सोचा, और धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो अपनी आवाम को एक एम्बुलेंस तक नहीं दिलवा पाई। ये हमारी 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी की असली सच्चाई है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, यही हमारी हकीकत है, यही हमारी हैसियत है। खैर, इधर पाकिस्तान और चाइना भी हमारे ऊपर लगातार हावी हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर से जहर उगला है। दरअसल भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती, इसके लिए कई सारे देश अब कदम उठा रहे हैं, लेकिन तुर्की हो गया, चाइना हो गया, इवन पाकिस्तान भी बीच बीच में कहता है कि भारत को वीटो पावर देना गलत होगा, चूंकि भारत हमारा पानी रोक के रखा है। और ताजुब की बात यह है कि भारत के हक में आवाज़ उठाने के लिए कोई ताकतवर देश नहीं है। एक रूस था, वो भी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा, चूंकि रूस के साथ भी हमने गद्दारी कर दी। रूस का तेल लेना हमने छोड़ दिया और हमने इसको ऐसा दिखाया कि हमारी आवाम समझे कि रशिया से हम तेल लेते थे तो रशिया पे हम डिपेंड थे, अब हम अमेरिका से तेल लेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने वीटो पावर का विरोध किया और अभी तक हमें ना परमानेंट मेंबरशिप मिली और ना ही हमें वीटो पावर मिला। यही हमारी असली सच्चाई है दोस्तों। बात देशभक्ति की है, लेकिन देशभक्ति और अनभक्ति में अंतर होता है। देश की कमान अगर गलत हाथों में हो तो सवाल पूछना हमारा फर्ज बनता है, वो कमान अगर सही काम करे तो तारीफ करना भी हमारा हक बनता है। और अगर अपनी ड्यूटी से हम या तो तारीफ की साइड शिफ्ट हो जाए या तो केवल निंदा ही करने लगे तो हमारे और किसी गद्दार देशद्रोही में कोई अंतर नहीं। एक पत्रकार का धर्म होता है, इस बात को आप समझिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यूके के साथ हमारी कुछ डील हुई है, यानी यूके के साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ, और ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जेब पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो उसको जरूर देखिएगा और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।